प्यार प्यार को जन्म देता है और हिंसा हिंसा को। क्या अराजकता और हिंसा किसी के जीन्स में होती है? अगर कहीं धुआं है तो सुलगती हुई आग कहीं तो होगी। कौन हैं ये लोग? कहां से आते हैं? किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट होते हैं ये लोग? किसी के डीएनए में इतना आक्रोश, इतनी हिंसा, इतनी अराजकता, इतना गर्म पारा किस वातावरण में तैयार होता है ये? रिसर्चर्स की माने तो इस हिंसा की आग बचपन के घर के वातावरण में पैदा होती है और उस आग पर पेट्रोल डालने का काम परवरिश करती है। हमारे व्यक्तित्व की बुनियाद और काफी हद तक रोगों की नींव हमारे बचपन में ही रख दी जाती है। हिंसा, आक्रोश, बदला, मर्डर, यह सब न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। एक्शन का रिएक्शन हर जगह देखने को मिलता है। गाजा और अफगानिस्तान में जो पारा गर्म है, उससे कितने सारे जिहादी, कितने सारे गायतुंडे और गुड्डू पंडित पैदा होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। अब दिमाग में अगर हथौड़ा घुसा हुआ है तो हर समस्या कीली के जैसी ही तो दिखाई देगी ना। ऐसे गरम गरम पारे जैसा वातावरण कई बार घर पर भी होता है। बच्चों के सामने शर्मा जी ने अपनी शर्माइन को 4 गाली दे दी। तिवारी जी थोड़ा दारू पी करके आए और अपनी तिवारिन के बाल नोच लिए और बच्चों को 2-3 हाथ रसीद कर दिए। सिद्दीकी साहब ने अपनी पत्नी और बच्चों को मार मार कर घर के बाहर निकाल दिया। डेविड की गर्भवती पत्नी को जब डेविड की 2 और अनऑफिशियल पत्नियों के बारे में पता चला तो बेचारी को सांप सूंघ गया। खान साहब के हिसाब से उससे कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। अम्मा मियाँ ठीक है ना, वो तो सबके घर में थोड़ा बड़ा होता ही है। यह सब तो समाज का हिस्सा है, इसको तिल का ताड़ बनाने का कोई मतलब नहीं। स्ट्रेस तो सबको होता है भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग इस बात को और हल्के में लेकर के अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और पूछेंगे, अरे भाई इसके पीछे कोई रिसर्च है क्या? बचपन का प्रतिकूल और आक्रामक वातावरण हमारे स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, यह बात शोध में खुल करके सामने आ रही है। इस शोध को एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का नाम दिया गया है। इन अनुभवों में घरेलू हिंसा, माता पिता का अलगाव या तलाक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यौन शोषण, शारीरिक या भावनात्मक उपेक्षा, माता पिता की मानसिक बीमारी, पदार्थ निर्भरता यानी ड्रग्स और अपराध शामिल थे। रिसर्च दिखाती है कि टॉक्सिक चाइल्डहुड स्ट्रेस और ऑटो इम्यून डिजीज के बीच में चोली दामन का साथ है। कमाल की बात यह है कि अब
एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का प्रभाव मस्तिष्क पर एमआरआई के द्वारा देखा जा सकता है और खून में कॉर्टिसोल की मात्रा चेक करके इन अनुभवों को मापा भी जा सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर आज आपके पिता ने आपकी माँ के साथ हिंसा करी है तो उसका आपके दिमाग पर प्रभाव अगले 20 साल तक देखा जा सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस शोध के बारे में हमारी मेडिकल बुक्स में कुछ भी नहीं दिया गया है। Homeopathy regulates the homeostatic response of the patient. Homeopathic medicines down-regulate the HPA axis that gets triggered during the stress response. मानसिक तनाव हमारे स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, पर अभी भी सबसे ज्यादा उपेक्षित विषय है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमन ने 220 साल पहले ह्यूमन इमोशंस और मानसिक तनाव के महत्व के बारे में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बताया था। दोस्तों, आज जिस दवा के डीएनए के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके व्यक्तित्व की नींव उसके बचपन में घरेलू हिंसा और माँ बाप के आपस में मतभेदों के बीच रखी जाती है। पर दोस्तों, हमेशा याद रखो, रावण और विभीषण का जन्म एक ही घर में हुआ था। इंडिविजुअलिटी होम्योपैथी का मूलभूत सिद्धांत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लेकिन अब की बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पटना जा रहे हैं 3 नाइट्स में। अच्छा, मार्च में जा रहे हैं। 17 मार्च हम लोग बिहार में एक सेमिनार के लिए आ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी से देना चाहते हैं, जिससे कि जितने डेलीगेट्स हैं, जितने लोग इच्छुक हैं आने के लिए, आप लोग 17 तारीख का प्लान बना लीजिए। आपके साथ में होली नहीं खेलेंगे क्योंकि होली एक हफ्ते बाद है, लेकिन उस दिन भी खेलेंगे। हाँ, होली खेलेंगे, रूब्रिक्स की, रेमेडीज की और फील की, अलग अलग फील, अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग रूब्रिक समझेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे और उसका जलसा होगा, मज़ा करेंगे। एक दिन का सेमिनार है, सब लोग जरूर आइएगा। मित्रों, 3 नाइट्स में आपके सामने फिर से एक नया रेमेडी लेके, एक नया वीडियो लेके, और अब की बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं, उनके लिए एक क्विज लेके चालू करेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस रेमेडी को मैं बताऊंगा, जो कीनोट्स है वो कीनोट्स बताऊंगा, और फिर कीनोट्स से आप गेस करेंगे कि ये वीडियो कौन सा है। और इस दवा की डिमांड बहुत बार हो चुकी है, तो हम लोग ये दवा ऐसी है जो नाइट टाइम एग्रेवेशन डिस्ट्रक्शन सिफिलिटिक रेमेडी करके जानी जाती है। नाइट टाइम एग्रेवेशन सिफिलिनम नहीं है बाबू, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ये नाइट टाइम एग्रेवेशन है, सपुरेशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए इंडिकेटेड है। इसमें पर्सपिरेशन बहुत है, सलाइवेशन बहुत है, सब जगह से म्यूकस, सलाइवा, पर्सपिरेशन ये बहुत है, और अल्सर्स है, माउथ में अल्सर्स है, सब जगह डिस्ट्रक्शन। बोले तो तीत में केरीज है, बोन में भी केरीज है, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है इसको, बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, बहुत ज्यादा ट्रेम्बलिंग होता है इसको, ट्रेम्बलिंग भी है। तो ये रेमेडी है कौन सी बच्चों? और एक अच्छा बता दिया मर्क्साल। और एक क्या? नहीं, और एक इसमें क्या होता है ना कि ये रेमेडी ऐसी है जो हम लोग कॉलेज से भी ये चीज़ जानते हैं कि ये पहले बहुत एग्रेसिव होती है। हाँ। बहुत एग्रेसिव होती है, और मोस्ट सिफिलिटिक होने की वजह से बाद में ये उतनी ही वीक, कमजोर, लाचार बन जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसका आप डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पढ़ेंगे, मर्क्सॉल क्या होता है? पारा होता है, थर्मामीटर। तो जब कभी मर्क्यूरी, तो कभी जो थर्मामीटर उसको तोड़ करके पारा आपने हाथ में जरूर लिया होगा लैब में।
तो देखा होगा ना, वो सॉलिड रहता है ना लिक्विड रहता है, और भागता है ऐसे इधर उधर भागता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल के साथ एक जगह पर नहीं होता। तो यही चीज, यही डॉक्टर ने सिग्नेचर उसके नेचर में भी दिखता है। तो ये जो वोलेटाइल स्टेट है, गुस्से की चेंजेबिलिटी नेचर, ये सारी चीजें पारे से मिलती है। और पारा क्या है, थोड़े से भी टेम्परेचर में ऊपर और नीचे जाता है। हाँ। इसीलिए इसका यूज फीवर के मेजरमेंट में होता है। बिल्कुल। तो एक्सटर्नल इंप्रेशन जितने भी हो, हीट हो, कोल्ड हो, कुछ भी हो, वो तुरंत पारे को हवा देता है। बिल्कुल, और हवा तुरंत उसको रिएक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो हवा इस कदर तक मानसिक लक्षणों में आती है कि थोड़ा सा भी उसको इरिटेट किया गया ना, फटाक से। अब और ये एक ही मेटल ऐसा है, शायद एक ही है ना मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड मेटल है, तो रूम टेम्परेचर पे। और इसकी यही भौतिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, जिसके वजह से भी पुरातन काल से इसको हर एक कल्चर में हर चीज के लिए, खास करके औषधि उपचार के लिए इसको यूज किया जाता है। हर कल्चर, मतलब वो फिर भारत हो या फिर कोई और देश हो, जहाँ पे भी जैसे जड़ी बूटियों का उपयोग होता है ना, वैसे पुरातन काल से मर्क्यूरी का उपयोग हमारे, और आज भी सिद्धा मेडिसिन अगर आप देखेंगे साउथ में, सदर्न इंडिया में, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन एक गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ क्विकली, कि हमारे दर्शक ऐसा ना समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिनको नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा पढ़ के, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं, अरे होम्योपैथी की दवा में मेटल होते हैं, हाई मेटल होते हैं, आर्सेनिक होता है, मर्सॉल होता है, इतना पॉइजनस होता है। तो आपको ये बता दूं कि होम्योपैथी की दवा बहुत ही हाईली रिफाइंड, हाईली पोटेंटाइज्ड होती है और डाइल्यूटेड होती है। तो जहाँ पे बाकी के जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ट्रीटमेंट के, वहाँ पे मर्क्यूरी बहुत कम मात्रा में यूज होता है, वो भी पॉइजनस नहीं होता। तो होम्योपैथी की तो उससे हजारों गुना डाइल्यूटेड दवा होती है, लेकिन उसको हम पोटेंटाइज बोलते हैं। अगर हम आपको शीशी दी जाए, अगर समझो किसी पत्ते से, किसी जड़ी बूटी से दवा बनी है, और एक दवा है जो आर्सेनिक से बनी है, या फिर मक्सॉल से बनी है, या फिर किसी पॉइजनस प्लांट से बनी है, तो कोई भी दुनिया में कोई भी लैबोरेटरी में आप जाएंगे ना, तो उसमें ना मर्क्सॉल की मात्रा है कि नहीं वो ढूंढ नहीं पाएंगे कोई। तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो आगे एक कीनोट थोड़ा रह गया, एक कीनोट जो जानना जरूरी है, आपने आपके पेपर में लिखना जरूरी है कि फ्लैबी टंग होती है, फ्लैशी टंग होती है, और उस टंग पे इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ आते हैं, याद रखिएगा। राइट, तो अब ये जानते हैं कि भैया ये क्लिनिक में कैसे दिखती है, क्लिनिक में कैसे आएगी। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, सरदार, ऊंचा चौड़ा एकदम, पूरी दाढ़ी पिकी हुई। अब उसी लैंग्वेज में बोलना है। अंदर आया तो और आए, बैठा, बोला डॉक्टर साहब जरा ब्लड प्रेशर चेक करो। मैं खड़ा हो गया, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, तो मैं उसको चढ़ाए जा रहा हूँ 180, फिर भी चालू 190, 200, 220 पे जाके वो माना है। बोला अरे बाप रे, 220 लेके, और सिस्टोलिक 220 और डायस्टोलिक 120। अरे तेरी, देख के मेरी हालत हिल गई। मैं बोला भाऊजी बहुत बड़ा है, 220 हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, करके उठ के चला गया। मैं बोला अरे भाऊजी सुनो, गिर जाओगे कहीं। अरे सुनो, वो चल दिया। बोले ठीक है, बोले ठीक है। तो मतलब एक जो इसमें रूब्रिक है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। हाँ भैया, अनपढ़ है, नहीं समझता। आजकल के ज़माने में कहाँ कौन इतने हैं, सब लोग को पता है कि भाई ब्लड प्रेशर से ना सब लोग डरते हैं। जहाँ पर डेंजर को समझना चाहिए, वो डेंजर उसमें समझ नहीं आ रहा। अरे 130 140 सिस्टोलिक हो जाता है तो लोग कहते हैं सर हार्ट अटैक आ जाएगा, दवा दो तुरंत फटाफट। सो वेरी डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो 220 पे वो उठ के चल दिया। अच्छा ठीक है, बढ़ गया है, कोई नहीं बोल के चल दिया। मैं बोला अरे ये क्या होता है यार, मेरी हालत खराब हो गई। मैं बोला अरे बाप रे, रोज चला गया। यही चीज़ हमने बेलाडोना के वीडियो में भी बताई हुई है ऐसे ही, लेकिन उसका बाकी का बॉडी लैंग्वेज जो आएगा अभी, तरीका जो आएगा, क्योंकि फ्रिवलस में बेलाडोना भी है
और मर्कसॉल भी मर्कसॉल भी है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। सो ये जो आपके अदर सेंसेस हैं जो हनीमैन साहब ने बोला हुआ है, अदर सेंसेस से आपको ये पकड़ना है कि ये फ्रिवोलिटी की वजह से कोई फर्क नहीं इसको पड़ रहा है कि डेंजर, नो सेंस ऑफ इसमें डेंजर क्या है? डेंजर का शब्द का मतलब क्या होता है? जहां पर ऐसा आघात होगा आपके ऊपर कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। डेंजर लिखते हैं ना, डेंजर रोड पे चलते हुए, डेंजर है यहाँ पे 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, झटका लगेगा और आप मर जाओगे। इस केस में भी 220 वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाएगा, सीधे कहेगा आईसीयू, एडमिट हो जाओ आईसीयू में। लेकिन इस बंदे के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दैट इज डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। उसको सेंस ही नहीं है इस चीज का 220 में क्या हो सकता है। उसकी फ्रिवोलिटी की वजह से नहीं, उसकी फियरलेसनेस की वजह से। मतलब ये जो इसका फ्रिवलस जो है ना, मर्कसॉल का फ्रिवलस ऐसा है कि वो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर की वजह से आता है और उसका एक थोड़ा सा दबंग नेचर होता है, बीमारी की तरफ देखने का नजरिया जो होता है थोड़ा अलग होता है। और बेलाडोना का फ्रिवलस जो है वो तो उसके मत्थे पड़ता ही नहीं है, चीजें समझ में ही नहीं आती और ध्यान भी नहीं देता कौन क्या। और ये जो दबंग नेचर है सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, वो अथॉरिटीज के खिलाफ भी है, पुलिस वालों के भी खिलाफ है। आपने वीडियोस में कई सारे देखा होगा कि एक बंदा जा रहा था, उसको पुलिस वाले रोका और उसने पुलिस वाले के कान के लिए भट्ट से दिया, कंटाप, हाँ कंटाप दिया, कंटाप ट्रीटमेंट दे दिया। तो ऐसे लोग जिनको इस चीज का भी एहसास नहीं कि भाई तुम किसको झापड़ मार रहे हो, तुमको ले जाके पुलिस स्टेशन में लाठी वाठी से मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके की दबंगई उसमें होती है। तो वो जो फियरलेसनेस है सिर्फ बीमारी के लिए नहीं, जनरल उसके नेचर में भी आपको वो दिखेगी। जैसे जो सरदार भाई साहब है उसका तो आगे क्या था, फिर वो चला गया। फिर मैं बोला अरे बाबूजी सुनो बात सुनो, तो फिर वो चला गया। और फिर बाद में जब उसकी घर वालों ने उसको ले आए तो मैं बोला, सो घर वाले सब डर गए। घर वाले बोले अरे इनको आप दवा दो, ये दो। तो मैं बोला अरे आप दवा ले लो। तो बोले क्यों दवा लो, क्यों? अरे मैं बोला अरे ब्लड प्रेशर बढ़ा है। वो बोला ये देखो बाबूजी, डॉक्टर साहब सुनो, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मुझे कोई तकलीफ है? मैंने कोई तकलीफ नहीं, मैं चंगा वाला खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्त सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कोई गल नहीं, न चक्कर आ रहे हैं, न सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, फंटास्टिक हो जी। मैं बोला तो फिर लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो बोला आपको तकलीफ है? आपके ब्लड प्रेशर की मशीन को तकलीफ है, मुझे क्या तकलीफ है? हाँ मुझे कोई तकलीफ होती तो भाई ठीक है भैया, सर दर्द हो रहा है तो ब्लड प्रेशर है, गोली दो दो, समझ सकता हूँ, कोई तकलीफ ही नहीं, काहे गोली खाओ। मतलब ये जो है ये इसका रीजनिंग है, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है और रीजन पावर इंक्रीज्ड भी है, इंक्रीज्ड भी है। पावर होएगा ही, ठोस देता है आपके ऊपर, उसके जो इवन अपने सराउंडिंग पे और इवन फिजिशियन पे अपने निर्णय जो होता है ना उसका प्रेशर आ जाता है उसके सामने अगर है तो। अब इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, अब आपने उससे पूछा कि भाई आप प्रिकॉशन वगैरह ले रहे हो कि नहीं? हाँ सर ले रहा हूँ, प्रिकॉशन ले रहा हूँ। भाई कहाँ प्रिकॉशन आप ले रहे हो? सर मिठाई रखी रहती है, फ्रिज से उठा के खा लेते हैं, और शुगर है 400 450। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि अरे तो ठीक है मैं खा लेता हूँ, लेकिन उसमें गलती किसकी? तुम्ही लोग की तो गलती है, तुम लोग क्यों ला के रखते हो इसको फ्रिज में? तो ये खा रहा है इसकी गलती नहीं है, आप रख रहे हो इसलिए मैं खाता हूँ, आप रखो मत। आप फिर लाओगे नहीं तो मैं खाऊंगा कहाँ से? और ये घरों में हमारे, मैं उनको बोलता हूँ रोटियां बनाओ, ये चपाती बनाते हैं तो मैं चपाती खानी पड़ती है, उसमें शुगर बढ़ जाती है, बनाते क्यों है? ये बनाते क्यों? ये रीजन पावर इनकी गलती, मेरी गलती नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सारी चीजें जोड़ करके देख सकते हैं कि उसको इस चीज का भी सेंस नहीं है, ही इज नॉट स्केयर्ड अबाउट इट। डर ही नहीं लग रहा कि साले तुम्हारा 400 शुगर काउंट जा रहा है और तुम शुगर ऊपर से खा रहे हो। और जैसे ही उसके ऊपर दोष आएगा वैसे ही वो कंप्लेन करना चालू करता है उसके सराउंडिंग में जितने लोग और रिलेशन, कंप्लेनिंग ऑफ रिलेशन एंड सराउंडिंग्स। अब जब वो बाबूजी को ऐसे था तो उनको कहा गया कि भैया नमक कम खाया करो इस रेमेडी की। और एक बात याद रखो, जब उसको बोला जाए ये नहीं करना है तो फिर क्यों नहीं करना? मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है, रिवोल्यूशन करना है उसको कि भैया जब अच्छी बात हो बुरी बात हो, जब ना कहा जाए तो मर्कसॉल को करना ही है। नमकीन मत बोला सर, ये देखो सब्जी वब्जी जो कुछ भी हो मैं उसमें फरसान डाल के खाने वाला हूँ। ये लो मुझे फरसान, अरे वो नमकीन होता है उसमें कितना नमक होता है, ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, मुझे पसंद है मैं खाऊंगा।
ये उसका गवर्नमेंट नेचर होता है, जिसके लिए वो इतना रिपल्सिव है, किसी की बात सुननी नहीं उसको। इसीलिए केंट साहब ने बोला हुआ ही इज एन ऑफेंसिव पेशेंट। ऑफेंसिव, तो ऑफेंसिव के मतलब दो होते हैं, सिर्फ वही नहीं होता कि गंद आती है सलाइवा से, स्मेल आती है उसकी लेट्रिन से, पस से, एब्सेस से, सिर्फ वही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कि एनवायरनमेंट के साथ में सामंजस्य में नहीं है, सुनता नहीं है कभी भी, तो वो ऑफेंसिव हुआ ना। तो ही कीप्स ऑन ऑफेंडिंग एवरीबडी, सबको ऑफेंड करता रहता है, किसी की नहीं सुनता। तो ऐसे आदमी का किसी से बनता नहीं है, समझ रहे हैं? जिस तरीके से हम लोग ने ऑरममेट की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करी थी, तो उस तरीके से मर्क सॉल की किसी से बनती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इस तैश में रहता है कि मुझे नहीं सुनना। तो इसी तरीके से सिस्टम की भी नहीं सुनता, वो पुलिस वाले को मारेगा और जज को मार देगा और जज के ऊपर चढ़ बैठे कि ये क्या बदतमीजी है, तुम गलत कर रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। सो दैट इज द एनार्किज्म। तो जो कॉस्टिकम का हम लोगों ने, आपको वीडियो प्लीज देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉस्टिकम और मर्क सॉल में इमीडिएट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉस्टिकम सिस्टम को फॉलो करके विरोध करेगा, सुधारने की कोशिश करेगा, सुधार करने की कोशिश करेगा। मर्क सॉल सिस्टम को तहस नहस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। दैट इज द एनार्की। कोई सिस्टम नहीं फॉलो करना, कोई रूल फॉलो नहीं करना है, जा करके फटाफट चीजों को तोड़ना है। बहुत डिस्ट्रक्टिव। कॉस्टिकम में क्या होता है ना, नीतिमत्ता की बात आती है ना, मतलब बोलते हैं ना, मॉरल्स की थोड़ी बात आती है उसमें, या फिर जो भी समाज की अच्छाई हो, समाज का भला हो। यहाँ पे मर्क सॉल में वैसा नहीं। मर्क सॉल में रूब्रिक है मॉरल सेंसिटिवनेस जो है मॉरल की, वो वांट ऑफ मॉरल्स में है, एंड डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, मतलब पश्चाताप भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ऐसा। और ऑडेसिटी भी है। ऑडेसिटी मतलब फुलिश बोल्डनेस, मतलब ऐसे निर्णय लेता है अपने लाइफ में जो कि बाकी के लोग थोड़े से कांपेंगे, थर कांपेंगे थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त। एक छोटा केस बताओ। हाँ, चलो। तो ये केस से आप समझेंगे कि ना मर्क सॉल की पर्सनालिटी किस तरीके से हो सकती है, होती है, जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो मेरे पास एक पेशेंट आया जो दिखने में ही ना ऐसे शर्ट आउट करके एकदम लूज करके, जो टिपिकल गुंडा टाइप जो दिखता है ना, वैसा था। तो ऐसे पेशेंट जब क्लिनिक में आते तो हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं ना कि इनको कैसे हैंडल करें। और वो आके बैठा और ऐसे बैठा, एक पैर ऐसे एक इधर, कुछ जो बोलते हैं ना कि तरीका होता है, वैसा तरीका नहीं है अपने हिसाब से। तो आया और फिर वो उसको पूछा कि क्या हो गया, तो बोला ये देखो ऐसा आवाज़ भी, ये देखो ये डॉक्टर साहब, ये देखो ये पैर देखो। तो उसने दिखाया उसको जो उसके वेरिकोज, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस था, वेरिकोज वेंस था, वेरिकोसिल था, जो कि उसकी टेस्टिकल में ना बोलते ना ऐसे नेट, मतलब जो कैसे बोले, जैसे एक किसी घाटी में से रास्ता जाता है ना ऐसे, या फिर बहुत सारे आर्थवम रहते हैं ना पास में, वेन्स ऐसी थी, वैसी वेन्स पूरी टेस्टिकल में ऐसे जमा हो गए, कितने सालों से पता नहीं। और इसने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया है। जो पैर में जो अल्सर्स हो गए, वेन्स को उसके अल्सर हो गए, जो काले काले हो गए, ओपन हो गए, पूरा अल्सर बड़ा हो गया है। और उसको उसकी दवा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेता है, 1-2 बार जाके लिया हुआ है, वही ले रहा है अपने आप से, और उसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अल्सर। और उसको बताया गया है कि इसमें से अगर कोई थ्रोम्बोसिस होता है, वो एम्बोलिज्म बैठ सकता है और उसको डेथ हो सकती है, इस तरीके से बताया गया। फिर भी ये किसी स्पेशलिस्ट को वगैरह नहीं दिखाया इसने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1-2 बार जाके आया बस। तो मैंने उसको ऐसे पूछा कि आप क्यों नहीं दवा लेते? बोले क्या दवा, क्या मतलब सर, अभी इसको तो उन्होंने बोला यही दवा है, तो मैंने वही दवा लेता। तो आप फिर से गए? नहीं, फिर से क्या, वही दवा मैं लेता हूँ और वही दवा खाता हूँ मैं। तो उससे क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं है, तो बढ़ते ही जा रहा है और ऐसा ही है। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो हमारे होम्योपैथी में हमें ना थोड़ा इंसान को समझना होता है, बताओ। तो उसने क्या नेचर बताया, उसने बताया कि सर देखो क्या है, टेंशन तो बहुत हुआ है। बोला क्या टेंशन हुआ है? देखो सर हमारा एक जन है, पहले तो मैं क्या है ना सर, मुंबई जा नहीं सकता। मैं बोला क्यों? जैसे हमारा जो है ना क्लिनिक है नवी मुंबई में, तो उसको मुंबई में जाने से ही रोका हुआ था, मतलब उसको तड़ी पार किया हुआ था। तो बोले कि सर पुलिस ने मुझे तड़ी पार किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? तो उसने इलीगली कोई शॉप बनाई थी और उसके अगेंस्ट तृतीय पंथी लोगों ने कुछ तो मिला के उसने उनके साथ बनाई थी और उसको उस चक्कर में पुलिस से सिस्टम के खिलाफ करना कुछ ऐसा अनाप शनाप ही है। मतलब सुनो, उसने शॉप बनाई ना, तो वो शॉप पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन ना ले, इसलिए तृतीय पंथी जो लोग होते हैं उनको उसने साथ में लिया था ताकि
ताकि वो पुलिस उसके ऊपर एक्शन ना ले, क्योंकि जब भी पुलिस आती थी उनको आगे करता था। तो इस तरीके से चल के फिर एक बार झगड़ा हो ही गया और फिर उसके ऊपर कुछ हो गया, कार्रवाई वगैरह हो गया। ये एक केस था। और एक दूसरा मेन केस उसका था कि उसका वो पॉलिटिकल पार्टी से भी किसी इन्वॉल्व था और अंडरग्राउंड जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे भी इन्वॉल्व था। तो उसने क्या किया था कि एक बंदे को मारा था उसने और उसके चक्कर में भी केस हुआ था। तो इस वजह से वो तड़ीपार था। तो मैंने बोला कि क्या होता है कि क्या होता है आपको, क्या टेंशन होता है? तो बोला कि सर देखो, टेंशन ऐसा सर मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन वो जो बंदा है जिसने वजह से ये सब हुआ है ना, जिसके वजह से हुआ है ना, उसको तो मैं मारने वाला हूँ। मारने वाला? तो मुझे लगा कि मारने वाला मतलब, मारने वाला मतलब मुझे लगा कि चमाट मार देगा, पीट देगा जैसे पहले पीटा है। तो मैं बोला मार देगा मतलब, अरे बोला सर क्या है, अभी मेरे बच्चे हैं, शादी हो चुका है, सब दुनिया देख चुका हूँ मैं, ठीक है। तो उसको तो मैं ऐसे कर रहा है, जेस्चर कर रहा है, उसको तो सर उसका काम करना ही है, वो तो मैं करने वाला हूँ, उसमें कुछ नहीं। मेरा पूरा जिंदगी में जेल में जाओ, फांसी हो जाए, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करना ही है मुझे। मैंने बोला अरे बाप रे, अब इसको ऐसे पेशेंट को क्या और पूछेंगे। और उसको जब मैंने वेरिकोसिल टेस्ट करते पूछा कि आपका बाकी का सेक्सुअल रिलेशन, बोलते हैं सर क्या है ना, वाइफ के साथ सर जमता ही नहीं है, वाइफ के साथ जमता ही नहीं, लेकिन सर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ करता हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये कैसे होता है सर, गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से होता है? बोला गर्लफ्रेंड मतलब आपकी अभी गर्लफ्रेंड है? बोले हाँ। तो क्या होता है सर, अभी उसकी भी बच्चे है, फैमिली है ना, तो मिलना जुलना होता नहीं ज़्यादा, तो पता नहीं उसकी वजह से गैप होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्या है? मतलब ये बताते वक्त उसको कोई पश्चाताप नहीं है। क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, टेंडेंसी टू बिकम, मतलब मॉरली इनसेंसिटिव होता है। अच्छा, अभी ये जो तुमने ये बात करी ना कि थोड़ी सी इस तरीके की मेंटालिटी वाले होते हैं जो कि दे में एंड अप इनटू जेल है। तो डॉक्टर डोरोथी शेफर्ड, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, डॉक्टर डोरोथी शेफर्ड यूके की, शी वाज द डॉक्टर इन द 19th सेंचुरी। उन्होंने ये लिखा था कि बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हायोसियामस, ये 3 दवाइयाँ, डिलीरियम वाली, यू कैन से डिलीरियम, और उसमें अगर हम आज की दवा मार्क्सॉल भी जोड़ दें, लेकिन उन्होंने 3 दवाइयों के लिए बोला था कि मोस्ट ऑफ द इंसैनिटी के केसेस उनको ठीक किया जा सकता है, मोस्ट ऑफ द। डॉक्टर विथलकस जो है ना, उन्होंने तो शायद मर्क्सॉल ही है और एनाकार्डियम के बारे में बोला है कि अगर जितने भी जो क्रिमिनल्स है, सारे जेल जो है दुनिया के, अगर उसमें ब्लाइंडली भी दिया जाए तो उसमें से बहुत सारे लोग सुधर जाए, क्योंकि हाँ बोलो कंटिन्यू करो। लेकिन अभी ये चीज़ समझना जरूरी कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जब आप ऐसे रूब्रिक्स देखते हैं और उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि भाई ये आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कांड करेगा और जेल में जाएगा। अब इन लोग की ऐसी शुरुआत क्यों होती है? अब होम्योपैथिक केस टेकिंग इज सच अ वंडरफुल साइंस, और होलिस्टिक इसलिए, अब होलिस्टिक का मतलब समझने की कोशिश करिए। जब आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो आपको कई केसेस में कारण समझ में आएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो हीपरसल्फ, मर्क्सॉल और ऐसी एग्रेसिव दवाइयाँ बनाता है, स्पेशली मर्क्सॉल के केस में, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन पेरेंट्स के जो मतभेद हैं आपस में, या हस्बैंड वाइफ को मारता था बहुत बुरी तरीके से, आपने सेक्रेट गेम्स देखी होगी तो उसमें भी यही था। तो जो अपराधी जो बनते हैं बच्चे, वो बचपन से बनते हैं। जो मेंटालिटी जो प्रोड्यूस होती है ना, एनवायरनमेंट उनको उस तरीके का नज़ारा दिखाता है और उनकी जो मानसिक स्थिति है उस तरीके से फिर वो तैयार होती है, फिर धीरे धीरे करके वैसे बन जाते हैं। तो अभी जितने भी आपके पास में भी केसेस आएंगे तो उसमें ऐसा चेक करिएगा, जो अपराधी, मतलब अपराधी जो जेल में गया वही नहीं होता है। प्रवृत्ति ऐसी है कि वो किसी से डरते नहीं। अभी मरने मारने की बात कर रहा था, ऐसे मेरे पास में केस था, उसमें क्या था, वो लेडी अराउंड 35-36 ईयर्स ओल्ड, उसको अमीनोरिया की प्रॉब्लम थी, मेंसेस हो ही नहीं रहे थे पिछले 2-3 साल से। तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती थी, पहले कार्यकर्ता थी। तो मैंने पूछा कि काम क्या करती हूँ? बोलती सर अभी मेरे पास में कोई काम नहीं, सिर्फ ऐसे ही इधर उधर थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम मिल जाते हो, मैं करती हूँ। मैंने 36 ईयर्स की उम्र है, आपकी शादी हो गई है? बोले नहीं सर शादी तो नहीं हुई है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हुई है? बोले सर करना ही नहीं मुझको। मैंने कहा क्यों नहीं करना? सर देखिए ना कितने सारे शादी कर करके, डिवोर्स कर करके घूम रहे हैं, कुछ फ़ायदा होता है उसका? मेरे भाई की शादी हुई है और उसकी वाइफ उसको मारती रहती है, वाइफ आदमी को मारती है। अब सोचो सर शादी क्यों करूं मैं, क्या फ़ायदा शादी करने का? मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे बातचीत करते करते एक ऐसा मुद्दा उठा, सर आपको मालूम नहीं पॉलिटिशियन कितने
उसने बहुत ही गलीज शब्द यूज किया कि पॉलिटिशियंस कितने गंदे होते हैं। मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे उसने क्या बोला, सामने आया, बातचीत चल रही, ऐसे बोल रहे, जैसे कृष्णा के केस में था ना, फट से बोल दिया, कोई मतलब सेंस ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों, पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है कुछ खराब होते हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे। नहीं सर, सब एक लाइन से होता, मेरा तो बस चले ना तो इन सबको नंगा करके उल्टा टांग करके पीछे मारूंगा इनको स्टिक। मैंने कहा अच्छा, तो थोड़ा आई वॉज टेकन अबैक, मैंने कहा तो खतरनाक आदमी। इस तरीके की वाइब्स आपको उस पेशेंट से आएंगी, ठीक है ना। और ऐसा हुआ कि एक बार शी वॉज सिटिंग इन द वेटिंग रूम, फॉलोअप के 2-3 बार में उसकी एक पेशेंट के साथ में लड़ाई हो गई, वो उसको मारने जा रही थी। मैं मतलब पूरा महाभारत टाइप सीन चल रहा था। मैंने अपने केबिन का दरवाजा खोला और जाकर रोका, भाई ऐसा मत करो, दोनों को पीछे करवा, दोनों लेडीज। हो सकता है दूसरी वाली अगर एनाकार्डियम होती तो वहां तो युद्ध ही हो जाता पूरा, क्लिनिक का क्लिनिक फूट जाता। अरे मैं फूट जाता। तो मैंने उसको फिर मार्क्सॉल हायर पोटेंसी में देके उसको विदा किया, भाई इसके बाद तुम मत आना मेरे क्लिनिक, मेरे पेशेंट भाग जाएंगे। तो इसी किस तरीके से ये पर्सनालिटी का तैयारी होती है। तो इसीलिए होम्योपैथिक होलिस्टिक है, और इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन की होम्योपैथिक जो केस टेकिंग है दैट इज बेस्ड ऑन बायो साइको सोशल मॉडल, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, जिसको हम लोग साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं ना। तो बायो साइको सोशल मॉडल, सोसाइटी के जो संस्कार हैं, आप किस समाज से आ रहे हो, आपके घर की परवरिश कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा था, ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करके फिर आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हो। 2 या उससे अधिक स्कोर से ग्रस्त मनुष्य की ऑटो इम्यून डिजीज से अस्पताल में भर्ती होने की 2 गुनी संभावना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो इस बात की जबरदस्त संभावना है कि उसको बचपन में या शुरुआती सालों में उसकी रिलेशनशिप बहुत खराब रही है, उसको जबरदस्त अपमान या घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है, इत्यादि इत्यादि। अगर इनमें से किसी को 4 से ज्यादा बुरे अनुभव हुए हैं तो उसके भविष्य में कोकीन और हेरोइन लेने के चांसेस 16 गुना ज्यादा हैं, मतलब वह ड्रग डीलर बन सकता है। उसके दिमागी बीमारी के चांस 6 गुना ज्यादा हैं और उसके आत्महत्या के 12 गुना चांसेस ज्यादा हैं। और अगर इनमें से किसी को 4 से ज्यादा बुरे अनुभव हुए हैं तो उसकी 20 गुना संभावना ज्यादा है कि वह कोई ना कोई अपराध करेगा या जेल में जाएगा, मतलब उसका गायतोंडे हो सकता है। अगर आपने सैक्रेड गेम देखी है तो आपको याद होगा कि किन परिस्थितियों में गायतोंडे का बचपन गुजरा था। अगर इनमें से 7 से ज्यादा बुरे अनुभव हुए हैं तो लंग कैंसर और हार्ट डिजीज होने के चांसेस भविष्य में 3 गुना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि होम्योपैथिक केस टेकिंग अगर सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी। देखो, और ये जो दवा उसको दिया था ना, इस जैसे मैंने जो पेशेंट बताया था ना, उसको दवा दिया था तो वो बाद में उसको पूछा गया कुछ फॉलोअप्स के बाद, उसके अल्सर्स तो बिल्कुल चले गए, सारे क्लोज हो गए। इतना मिराकुलसली ये था रिजल्ट्स था कि वो इतना खुश हो गया, बहुत सारे पेशेंट फिर बाद में लेके आता था। और लेकिन उसके वेरिकोसिल जो टेस्टिकल का उसका पेन कम हो गया, लेकिन वो जो इतने वेन्स जो स्नेक की तरह बन गए थे वो शायद सालों लग जाएंगे उसको ठीक होने को। लेकिन वो बाद में उसने जैसे उसको ठीक लगने लगा, उसने बहुत मतलब टाइम के बाद वो आने लगा और फिर बाद में आना बंद कर दिया जब उसके अल्सर्स ठीक हो गए। लेकिन उसको बाद में एक बार पूछा गया कि आपको कैसा है, आपका टेंशन का आपने बताया था कि वो जो है ना, तो नहीं सर अभी तो वो सोचता ही नहीं। बोला क्यों? बोला आप तो बोले थे कि उसको आप काम कर देंगे। बोले नहीं सर, उस वक्त तो था गुस्सा लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं है गुस्सा। मतलब ये देखो कि ये जो क्रिमिनल उसकी जो वृत्ति है उसकी होम्योपैथी दवा से इतनी डीप लेवल तक असर होता है कि किसी का परसेप्शन जो होता है ना, क्योंकि ये परसीव ये कर रहा है कि जो भी इसकी लाइफ में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, वो उस पार्टी की वजह से आई, उन लोगों की वजह से आई, इसके वजह से आई। उसको लगता ही है सराउंडेड बाय एनिमीज, सब लोग दुश्मन ही है, सब दुश्मन। मेरा गलती नहीं है, ये पुलिस मेरी दुश्मन है, मैं जो कर रहा हूँ सही है। मतलब ऑल्दो इसने इलीगल तरीके से जगह काबिज करके अपना काम कर रहा है, जो कि बाद में पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन बाद में इसके समझ में आ गया, बाद में इसने बताया कि सर हमने ही थोड़ा सा ना, मतलब हमारा ही था, तो जाने दो सर, अभी हम कुछ और उसने कुछ और चीज़ें करनी, काम चालू कर दिया, और काम करना जो कि जेन्युइन था, ऐसी चीज़ें चालू कर दी उसने काम करना। तो ऐसी ये मर्कसॉल होती है, आपको
पॉइंट्स ध्यान में आ गए कि पहले तो रिवोल्यूशनरी एनर्किस्ट जो बोला है उसका उल्टा ही करना है। मीठा मत खाओ, खाना ही है, खाना मत खाओ और खाना है। नंबर 2 फ्रिवोलस, जिसको बीमारी को लेके, डेंजर को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंजर काय का डेंजर, कुछ नहीं होता, मैं देख लूँगा, बिंदास है। गवर्नमेंट है, उसके खाने पीने के उसके चोचले जो है वो पूरा करेगा। वो बोले तेल लेने जाए, ब्लड प्रेशर, तेल लेने गया, डायबिटीज, कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। और ये लोग दबंग है, कहाँ पर जाके क्या करे, उनको सब लोग एनिमीज लगते हैं, सराउंडेड बाय एनिमीज, सब लोग उनको एनिमी लगते हैं कि ये रास्ते पे कहीं पर कुछ चल रहा है, स्टेशन पे चल रहा है, किसी का धक्का लग गया, उसको लगता है एनिमी, मारो सालों को। अभी ये जो ट्रेड्स 4-5 बताए हैं, समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो 4-5 ट्रेड्स बताए हैं, ये आपको मर्क सॉल के पेशेंट में मूलतः मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में मिलेंगे। उनके मुंह में टंग, जो इंडेंटेड टंग है या टंग के जो टीथ के जो मार्क्स हैं, इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ हैं, और एक्सेसिव सलाइवा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उनके शरीर से गंध आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन ये ट्रेट्स आपको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बिकम्स, ये जो ट्रेट्स जो अभी योगेश ने रिपीट करवाए, ये मेन ट्रेट्स हैं और उसके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जो उसके साथ में जुड़ेंगे। लेकिन अगर ये एब्सेंट रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्क सॉल प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है ना? नहीं, देखो इसका ना एक यही केस का एग्जांपल समझो कि ये जो बंदा है, इसको अल्सर तो एक दिन में नहीं बने ना, धीरे धीरे ही बने। वेरिकोसिल हो, वेरिकोज वेन्स हो, वो सारा धीरे धीरे डेवलप हुआ। समझो कुछ साल पहले अगर ये अपने पास आता, जब वो बन रहा है, जब इसके लाइफ में संघर्ष चालू हो गया। देखो संघर्ष जो होता है ना, उसके वजह से ही तो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और फिर चीजें बिगड़ने लगती है बॉडी में। तो सोचो, और देखो इसको तकलीफ भी कैसे, हम लोग बोलते हैं ना किसी का, इसका तो खून खोलता है, खून खोलना, और इसका खून देखो कैसे पूरा खोल के अल्सर्स बन गए, काला पड़ गया पूरा ना। तो ये जो है ना फिजिकल्स ऐसे ही फॉलो होते हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है, समझो कि जब वो मर्क सॉल बन रहा है, उस वक्त आएगा तो आपको वो सोरिक लगेगा, मतलब वो बहुत सुपरफिशियल चीजें दिखेगी, थोड़ा सा एब्रेजन दिखेगा, या फिर थोड़े से स्मॉल अल्सर्स दिखेंगे, या ना वैसे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सिफिलिटिक नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ये मतलब हम लोग इसको मर्क सॉल दे कि नहीं दे, ऐसे आएगा ना। लेकिन अगर आप उसकी बिहेवियर अगर उसका आप समझो, तो वो आपको वैसे ही पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चा कितना दबंग है, कैसा डरता नहीं है, कैसे कूदता है इधर से उधर से, और कितना हम उसको बताओ ये मत करो वो मत करो तो वही करेगा। अभी ये एक प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में भी मर्क सॉल है, तो बोले सर ऐसे कैसे प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, इसकी प्रिकॉसिटी भी वैसी होती है। आपने कौन सी अग्निपथ पिक्चर देखी है? अग्निपथ पिक्चर में एक तो सा बच्चा होता है, वो पेट्रोल पंप वाले ने उसके माँ के साथ गलत सलूक किया, जाके पेट्रोल पंप ही जला दिया। इतना सा बच्चा पेट्रोल पंप जला दिया, तब जाके उसके जो बॉस था उसने देखा कि भैया ये छोटा सा है, लेकिन इसमें बड़े लोगों के ट्रेट दिख रहे हैं, बड़ा क्रिमिनल बनेगा ये, इसको उठाओ। तो ये प्रिकॉसिटी आपको बच्चों में भी दिखेगी कि ऐसा कुछ कर जाएगा जो बड़े बड़े क्रिमिनल नहीं कर पाएंगे। वो इतना छोटा सा बच्चा, प्रिकॉसिटी छोटे बच्चों में भी उस लेवल की प्रिकॉसिटी दिख जाती है। जैसे छोटे बच्चे तो हम बोलते हैं ना भोले हैं, नादान है, वैसा ये नहीं है, ये डिसीटफुल में है। मतलब किसी को अच्छे से तरीका ढूंढ के उसका बदला ले सकता है, रिवेंज ले सकता है, उसके ऊपर उसको तकलीफ पहुंचा सकता है। अब ये फिजिकल्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एब्सेस बॉइल्स अक्सर आपको दिखेंगे कि गर्म होते हैं, मर्क सॉल के ठंडे होते हैं। अभी हीपर सेल्फ है, अंदर उसके गुस्सा भरा हुआ है, मर्क सॉल फट से निकाल देता है, रखता ही नहीं है। किसी ने भी थोड़ा सा भी टच किया ना, पारा है ना, थोड़ा सा भी टच किया, हट तेरी, तो निकल गया। तो इसीलिए जो एब्सेस है इसका ठंडा मिलता है, केन साहब ने लिखा हुआ है। तो अगर उसको मेंटल के साथ में जोड़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी कि हीपर सेल्फ का जो एब्सेस होता है वो गर्म होता है, क्योंकि गुस्से को दबा के रखता है, और दोनों के अंदर इंपल्स है मारने की, इतना खूंखार गुस्सा है दोनों के अंदर। लेकिन हीपर सेल्फ अंदर करके रखता है क्योंकि कावर्ड होता है। हीपर सेल्फ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मर्क सॉल फट से निकाल देता है, रोकने का वही नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए उसके एब्सेस में उतनी गर्मी नहीं मिलती। तो अभी मर्क सॉल तकरीबन हमने जितनी बन सकती है समझ सकते हैं, पूरा करेक्टर आपको कंट्रोल समझ में आ गया। ये क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ये मर्क सॉल है। और पटना जा रहे हैं 3 नाइट्स में। अच्छा, मार्च में जा रहे हैं, 17 मार्च 17 मार्च हम लोग बिहार में एक सेमिनार के लिए आ रहे हैं,
तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी से देना चाहते हैं, जिससे कि जितने डेलीगेट्स हैं, जितने लोग इच्छुक हैं आने के लिए, आप लोग 17 तारीख का प्लान बना लीजिए। आपके साथ में होली नहीं खेलेंगे क्योंकि होली एक हफ्ते बाद है, लेकिन उस दिन भी खेलेंगे। हाँ, होली खेलेंगे, रूब्रिक्स की, रेमेडीज़ की और फील की, अलग अलग फील, अलग अलग रेमेडीज़, अलग अलग रूब्रिक समझेंगे, अलग अलग केसेस देखेंगे और उसका जलसा होगा, मज़ा करेंगे। एक दिन का सेमिनार है, सब लोग जरूर आइएगा। क्योंकि है ना, ये जो यहाँ के वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब के, हम तो सिर्फ नरेट करते हैं ना, वहाँ पे इंटरेक्शन होता है और कुछ झलके आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होती है। और ये जो हमारे सेमिनार वेबिनार होते हैं, इसमें हम लोग बिफोर आफ्टर भी दिखाते हैं, मतलब कैसे पेशेंट ठीक हुए और कितने पेशेंट ठीक हुए, कैसे हुए, मतलब और उसका प्रोसेस, कई सारे डायमेंशंस में चीज़ों को समझने होती है। तो जरूर आइए आप 17 मार्च बिहार। ओके, फिर मिलते हैं अगली रेमेडी लेके जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम।